हेलो दोस्तों, राधे जीएस एंड मैथ्स में आपका स्वागत है। हम आज की क्लास में पिछले शेष बचे हुए वैदिक काल के टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। मैं आपके लिए कुछ दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रहा था, इसके लिए मुझे खेद भी है। आगे मैं आपके लिए लगातार वीडियोस लाता रहूँगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? इसका सही आंसर है विदत। देखिए इसके नोट पॉइंट को। ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक संस्थाएं निम्न थी। विदत जो कि सबसे प्राचीनतम मानी जाती है। नंबर 2 थी सभा, समिति, गढ़। विदत में महिलाएं भी भाग ले सकती थी। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, उपनिषदों का मुख्य विषय है। इसका सही आंसर है दर्शन। चलिए मैं आपको थोड़ा उपनिषदों के बारे में भी समझा देता हूँ। देखिए इसे उपनिषद प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का संग्रह है। इसमें मुख्य रूप से आत्मा ब्रह्म संबंध का विवरण किया गया है। अगला पॉइंट देखिए, उपनिषद का अर्थ है गुरु के चरणों के पास बैठकर शिष्य का ज्ञान प्राप्त करना। अगला पॉइंट देखिए, इनकी कुल संख्या 108 है। प्रत्येक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा है। अगला पॉइंट, उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए, भारत का राष्ट्रीय सूत्र वाक्य या आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब देखिए आरण्यक के बारे में। आरण्यकों की रचना जंगलों में ऋषियों द्वारा की गई थी। इनका मुख्य विषय रहस्यवाद, प्रतीकवाद एवं दर्शन है। अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। याद रखना, तीनों वेदों का आरण्यक ग्रंथ है, लेकिन अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? इसके ऑप्शंस देखिए, ऋग्वेद, परिवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण, उपनिषद। इसका सही आंसर है उपनिषद। तो देखिए इसके नोट पॉइंट को। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। उपनिषदों में सर्वप्रथम मोक्ष की चर्चा मिलती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। सबसे पहले वैदिक संहिताएं आई, यानी वेद आए, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद उपनिषद। इसका यही आंसर होगा। सबसे पहले वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। इसका सही आंसर है के। तो इसके नोट पॉइंट को अच्छे से देख लीजिए। उपनिषदों में कुछ क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख है। इन राजाओं में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहन जयवाली, केकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, वेदांगों की कुल संख्या है। इसका सही आंसर है 6। इसके नोट पॉइंट को देखिए। वेदांग सूत्र के रूप में हैं, जिनमें कम शब्दों में अधिक तथ्य रखने का प्रयास किया गया है। इनकी संख्या 6 है, जो निम्न है: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? इसका सही आंसर है बृहस्पति। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है वैदिक काल की संक्षिप्त जानकारी। तो देखिए इसे
सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता अथवा आर्य सभ्यता अस्तित्व में आई। इस सभ्यता को आर्य लेकर आए थे, इसलिए इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। इसके काल निर्धारण को देखिए। इसका काल निर्धारण 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक किया जाता है। ईसा पूर्व का मतलब यहाँ पर है बीसी, ठीक है ना। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1500 बीसी से 600 बीसी। अब देखिए इसके आगे वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। ऋग्वैदिक काल, इसका जो काल है वह है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब यहाँ पर ये है कि जब से सन स्टार्ट हुई हैं उसके पहले का समय है। यानी आज से देखें तो 2021 तो इधर हो गया और उधर 1500 साल और, तो टोटल अगर अपन देखें तो लगभग ये कितना समय हो जाएगा, 1, 2, 5 और 3, यानी लगभग 3500 साल पहले की चर्चा हो रही है। अब इधर देखिए अगला जो भाग है वह है उत्तर वैदिक काल। इसकी चर्चा करें तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो समय है उसे उत्तर वैदिक काल कहा गया है। अब अगला पॉइंट देखिए, वैदिक सभ्यता की जानकारी के स्रोत वेद हैं। भारत में आर्यों का आगमन लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला पॉइंट, आर्यों के निवास क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश या 7 नदियों की भूमि कहा गया है। अगला पॉइंट देखिए, वेद शब्द विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन या महर्षि वेदव्यास थे। इन्हीं को महर्षि वेदव्यास कहा गया था। इस बात को आप अच्छे से याद रखना, महर्षि वेदव्यास अलग नहीं है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन को ही महर्षि वेदव्यास कहा गया था। अगला पॉइंट देखिए, चारों वेदों यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। वेदों की भाषा संस्कृत है। अगला पॉइंट देखिए, वेदों के बाद ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों का स्थान है। अगला पॉइंट देखिए, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। अगले पॉइंट को देखिए, सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है ऋग्वैदिक काल। इसका जो काल निर्धारण है वह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब देखिए इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को। इस काल की समस्त जानकारी का स्रोत ऋग्वेद है, इसलिए इसका नाम ऋग्वैदिक काल पड़ा। दूसरा पॉइंट देखिए, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का है। ऋग्वेद में वर्णित नदियों में सबसे ज्यादा प्रयोग सिंधु नदी का किया गया है। अगला पॉइंट देखिए, ऋग्वेद में वर्णित नदियों में से सरस्वती नदी सबसे पवित्र मानी जाती है। अब ऋग्वैदिक काल की जो प्रमुख नदियां हैं उनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम को समझ लीजिए। कभी कभार ये कंपटीशन में आपको मैचिंग में मिलाने के लिए दी जा सकती हैं। तो देखिए, सदानीरा जो नदी थी उसका आधुनिक नाम गंडक है। वितस्ता जिसका आधुनिक नाम झेलम है। विपाशा इसका आधुनिक नाम व्यास है। कुबा इसका आधुनिक नाम काबुल है। दृशद्वती इसका आधुनिक नाम घग्गर है। सतुद्री इसका आधुनिक नाम सतलज है या सतलुज, ठीक है ना। परुषणी इसका आधुनिक नाम रावी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हैं हमारे अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। इस काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। अपाला, घोषा आदि महिलाओं को वैदिक ऋचाएं लिखने का श्रेय दिया जाता है।
अपाला घोषा के अलावा भी कई अन्य महिलाएं भी थीं जिन्होंने वैदिक ऋचाएं लिखने में अपना योगदान दिया है। अगला पॉइंट देखिए, इस काल के देवताओं में सर्वाधिक महत्व इंद्र को तथा इनके बाद अग्नि व वरुण को महत्व दिया गया है। अगला पॉइंट देखिए, ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। इसका अर्थ होता है किले को तोड़ने वाला या किले को जीतने वाला। अगला पॉइंट देखिए, ऋग्वेद में इंद्र के 250 सूक्त हैं। इस काल में परिवार पितृसत्तात्मक होते थे। अगला पॉइंट है, इस काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, यानी जो व्यक्ति जिस कर्म को करता था वह उसी वर्ण का माना जाता था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है उत्तर वैदिक काल। इसका काल निर्धारण 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखिए। इस काल की जानकारी के स्रोत ऋग्वेद के अलावा अन्य बचे 3 वेद हैं। ऋग्वेद के अलावा 3 बचे जो वेद हैं वे हैं सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब देखिए अगले पॉइंट को, इस काल में राजा का महत्व बढ़ा, उसका पद वंशानुगत हो गया। अगला पॉइंट देखिए, इस काल में भी परिवार पितृसत्तात्मक होते थे। मैं आपके लिए MCQ के अलावा भी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आ रहा हूं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अगला पॉइंट है, इस काल में वर्ण व्यवस्था कर्म के बदले जाति पर आधारित थी। ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था थी वह हमारी कर्म पर आधारित थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में यह कर्म से बदलकर जाति पर आधारित हो गई। समाज 4 वर्णों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। अगला पॉइंट देखिए, इस काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, जबकि ऋग्वेदिक काल में देखें तो वहां पर स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। अब अगले पॉइंट को देखिए, इस काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता प्रजापति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु व शिव थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश का अतरंजी खेड़ा। यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, अतरंजी खेड़ा, यह ऑप्शन सही रहेगा। तो यहाँ पर आप देखिए इसके नोट पॉइंट को, लोहे के प्रयोग का प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से मिला है। लोहे का सबसे पहले उपयोग उत्तर वैदिक काल में आर्यों द्वारा हुआ। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? इसका सही आंसर है घोड़ा। आर्यों को सबसे ज्यादा घोड़ा पसंद था। चलिए अब हम इसके नोट पॉइंट को भी देख लेते हैं। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन व कृषि था। इनकी भाषा संस्कृत थी। इनकी प्रमुख फसलें देखिए कौन कौन सी थी। गेहूं जिसे गोधूमा कहा गया है, जौ, चावल जिसे व्रीहि कहा गया है। तो आप इन्हें अच्छे से याद रख लेना। कभी कभार यह भी पूछा जा सकता है कि गोधूमा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका आंसर होगा गेहूं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आज का 10वां प्रश्न, यही हमारा आज का लास्ट प्रश्न भी है। ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम में किसका उपयोग किया जाता था? तो ऑप्शन देखिए, गाय, भूमि, मुद्रा, दास। पहले मुद्रा तो थी नहीं और दासों का विनिमय नहीं किया जाता था, भूमि का भी नहीं किया जाता था। इसका सही आंसर होगा गाय। गाय के अलावा भी आर्य विनिमय के माध्यम के लिए अन्य वस्तुओं का उपयोग भी करते थे। इसी के साथ आपका वैदिक काल समाप्त हो गया है। मैं आगे आपके लिए
नए टॉपिक को शुरू करूंगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।